हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज बेसिक ऑफ नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है, उसकी एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, अनकॉन्शियसनेस। अगर कोई पर्सन बेहोश हो जाता है तो हमें उसे कैसे फर्स्ट एड देना होता है या उसकी कंडीशन को कैसे एनालाइज करना होता है। स्ट्रोक ये ब्रेन इंजरी होती है या फिट्स, कन्वर्जन, सीजर्स एपिलेप्सी में होते हैं जिसे हम मिर्गी का दौरा कहते हैं। सो नर्वस सिस्टम, हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करते हैं, हम देखते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं, मसल्स का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे हम वॉक करते हैं, सिट डाउन पोजीशन में आते हैं, ये सब कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इसके अंदर होता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो एनाटॉमिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो दिस इज द ब्रेन जो कि स्कल के अंदर होता है। देन वहां से एक टेल की तरह ओरिजिन होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पूरे वर्टिबल कॉलम के अंदर जाता है। वर्टिबल कॉलम बोनी पार्ट होता है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और उस हड्डी के अंदर हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड रन करता है। तो ये यहाँ से एक हॉलो पार्ट होता है ब्रेन के नीचे, वहां से स्पाइनल कॉर्ड पूरा नीचे टेल की तरह जाता है, और इससे बहुत सारी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। तो नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? जितना हम वॉलंटरी फंक्शन करते हैं या इनवॉलंटरी फंक्शन करते हैं, यानी कि जैसे कुछ काम होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि वॉक करना, अपने हाथ को मूव करना, किसी चीज़ को होल्ड करना। और कुछ मूवमेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि खाने को डाइजेस्ट करना, डिफिकेट करना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो जो कंट्रोल में है उसे वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं, और जो कंट्रोल में नहीं है उसे इनवॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। इन दोनों को सिस्टमैटिकली रन करता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है हमारी जितनी नर्व्स होती हैं। तो इस तरह से पूरी नर्व्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। दीज आर द नर्व्स, और ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है। तो जितना सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमें जो दिखाई दे रहा है, हम जो सुन पा रहे हैं, जो टच से हमें फील हो रहा है, ये हम नर्व्स के थ्रू ही फील कर पाते हैं और कोई एक्शन दे पाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह की स्पाइनल कॉर्ड होती है, और ये जो बाहर आपको दिख रहा है, दिस इज द वर्टिबल कॉलम, जो कि कई हड्डियों से मिलके बना हुआ है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है दो पार्ट, पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन किस चीज का बना होता है? ब्रेन बना होता है नर्व सेल्स का बना होता है, और ये एक आपका मास होता है जिसके अंदर ढेर सारी नर्व सेल होती हैं। किसी भी सेंसेशन को एनालाइज करने का काम हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन हमारे स्कल में होता है, जो स्कल स्कल है, स्कल के अंदर ब्रेन होता है, और उसके अंदर सर्वोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, यानी कि CSF होता है। तो जब ब्रेन उस फ्लूइड के अंदर होता है तो किसी इम्पैक्ट से वो डैमेज नहीं होता। जैसे कि अगर हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या हल्का सा कोई हमें हिट मिलता है ब्रेन पर, तो जो स्पाइनल फ्लूइड है वो हमें किसी इंजरी से बचाने का काम करता है। सो दिस इज द ब्रेन। तो ब्रेन को अगर हम एनाटॉमी के लिए देखें तो ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है। ब्रेन का वेट होता है लगभग 3 पाउंड। 75% वाटर होता है, 20% इसमें ऑक्सीजन होता है, और इसमें अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन करता है। इसके मेजरली 4 पार्ट है। दैट इज द सेरेब्रम, दिस इज द पार्ट। डाइएंसिलोफेलॉन्स, brain stem, this is the brain stem, and this is the cerebellum, this is the brain stem, and the spinal cord is originating, this is cerebellum। स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूरॉन का? तो न्यूरॉन जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारे ब्रेन की, और बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। सो दिस इज द न्यूरॉन, किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट गैदर करने का काम न्यूरॉन करता है, और इस तरह का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमने बताया, जैसे कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन से नीचे एक आपकी नर्व जो है, नर्व फाइबर से बना हुआ ये स्पाइनल कॉर्ड जनरेट होता है, और इससे बहुत सारी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं।
तो स्पाइनल कॉर्ड बना है नर्व फाइबर्स का और ये हमारे एक हॉलो पार्ट होता है, एक ओपनिंग होती है ब्रेन के नीचे की साइड जहाँ से ये टेल की तरह ओरिजिनेट होता है। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जितनी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो पेयर्स के अंदर ओरिजिनेट होती हैं। दो तरह की पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, एक होती मोटर नर्व्स, दूसरी होती है सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, वो सेंसेस से इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम करती हैं, जैसे कि विजन, हम जो देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, किसी चीज को हम टच कर रहे हैं। और जो मोटर नर्व्स होती हैं, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्डर देता है उसको ट्रांसमिट करने का काम मोटर नर्व्स करती हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, दैट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक होती है सेंसरी और मोटर, जो हमने अभी आपको बताया। सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो एफरेंट नर्व्स होती हैं और जो मोटर नर्व्स होती हैं वो इफरेंट होती है, यानी किसी इंफॉर्मेशन को माइंड तक ले जाने का काम जो करती हैं वो सेंसरी नर्व्स करती हैं और फिर उसको ले जाने का काम मोटर नर्व्स करती हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है मोटर, और सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लाने और ले जाने का काम सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो नर्वस सिस्टम अपने आप काम करता है, उसे हमें रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और इनवॉलेंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करने का ये काम करता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड को पंप करता है। स्मूथ मसल्स जो है, जैसे कि हमारा स्टमक की मसल्स हैं, और जो हमारी मसल इंटेस्टाइनल ट्रैक की हैं, तो खाने को डाइजेस्ट करने का काम, ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अनकॉन्शियसनेस, यानी कि बेहोश हो जाना। कई कंडीशंस में हम बेहोश हो सकते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशन एंड व्हाट इज अनकॉन्शियसनेस? जब हम किसी चीज के लिए रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, किसी सेंसेशन को फील नहीं कर पाते और एक इनसेंसिटिव स्टेट बनती है, तो उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियसनेस, जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। व्हाट आर द कॉजेज? तो फेंटिंग कई रीजन से हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकान से हो सकती है, सर दर्द से हो सकती है, हीट में बहुत ज़्यादा रहने से हो सकती है, अगर इमोशनली हम डिस्टर्ब हैं तो हो सकती है, बॉडी में अगर कोई रिग्रेस मूवमेंट होता है, बॉडी पोजीशन एकदम से चेंज होती है तो हम अनकॉन्शियस हो सकते हैं, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से अनकॉन्शियस हो सकते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन है, और जो बूढ़े लोग हैं वो अनकॉन्शियसनेस के लिए ज़्यादा लायबल होते हैं, उन्हें ज़्यादा अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। तो असेसमेंट कैसे करेंगे? असेसमेंट के लिए हमने 3 पैरामीटर्स बनाए हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे लुक, लिसन एंड फील। लुक करना यानी कि उसकी अलर्टनेस देखना कि एक पर्सन जो अनकॉन्शियस है वो कितना रिस्पॉन्स दे पा रहा है। आप उसके शोल्डर्स को श्रग करेंगे, हिलाएँगे, उसके कंधे पकड़ के उसे हिलाएँगे और ज़ोर से उसको कुछ कहेंगे। अगर आप उसको नाम जानते हैं तो नाम से बुलाएँगे और चेस्ट मूवमेंट को आप देखेंगे। तो आप विज़ुअली जितना उसको मॉनिटर कर सकते हैं, देखकर उसकी कंडीशन को आपको पता लगाना होता है। देन लिसन करना होता है। लिसन का मतलब है हम हार्ट बीट को लिसन करने की कोशिश करते हैं, हार्ट बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फील कैसे करेंगे? फील करने के लिए जो नॉस्ट्रल से अगर वो एयर को रेस्पायर कर रहा है, तो उस रेस्पायरेशन को फील करेंगे। अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस है तो उस स्टेट में हमें क्या करना है? हम उससे पूछ सकते हैं, हम कुछ चीज़ें उससे कहकर ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि वो सुन रहा है या नहीं है। उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, तो हम उसका नाम पूछ सकते हैं, वो कहाँ रहता है, कितने साल का है, इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। या फिर कोई कमांड दे सकते हैं, जैसे कि हाथ को स्क्वीज़ करने के लिए कहें, मुट्ठी बनाने के लिए कहें, आर्म या हैंड को मूव करने के लिए कहे, तो इस तरह का हम उसको कमांड दे सकते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम उसको पिंच कर सकते हैं और पिंच करने पर देख सकते हैं कि क्या वो अपनी आईज को ओपन कर रहा है या नहीं ओपन कर रहा है। अगर ओपन कर रहा है तो वो फुली अनकॉन्शियस नहीं है, और अगर नहीं कर रहा है यानी कि वो फुली अनकॉन्शियस है।
आपको क्या करना होगा? अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सेफ्टी देखेंगे, आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, आपको विक्टिम की सेफ्टी देखनी है और अगर आस-पास कोई लोग हैं तो उनकी सेफ्टी देखनी है। देन उसके बाद फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़ोर से उसको बुला सकते हैं, उसका नाम बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस चेक कर सकते हैं कि वो फुली कॉन्शियस है या पार्शियली कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। अगर कैज़ुअल्टी रिस्पॉन्ड कर रही है तब हम क्या करेंगे? अगर कैज़ुअल्टी रिस्पॉन्स कर रही है इसका मतलब वो फुली अनकॉन्शियस नहीं है। हम किसी भी कंडीशन में उसको ज़्यादा मूव नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है उसका हेड, नेक, बैक, लेग या आर्म को इंजरी हो जाए जब हम उसको ज़्यादा मूव करें। हम उस पर्सन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उसको क्या हुआ है, काम रहने की कोशिश करेंगे, उस विक्टिम को भी हम कहेंगे कि वो काम एंड कंपोज़ रहे। देन उसके बाद हम ब्रीदिंग देख सकते हैं कि क्या वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं उसकी कंडीशन वर्स तो नहीं हो रही है। लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस चेक करेंगे, ब्रीदिंग को चेक करेंगे और ज़रूरत पड़े तो मेडिकल हेल्प को बुलाएंगे। अगर कैजुअलिटी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है इसका मतलब वो फुली अनकॉन्शियस है और उस टाइम पर आप फर्स्ट एड कैसे देंगे? तो आप उसे ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि फर्दर इंजरी हो सकती है। हम शाउट करेंगे हेल्प के लिए, किसी को बुलाएंगे, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आसपास जो आपके पास लोग हैं उनसे कह सकते हैं कि वो किसी मेडिकल हेल्प को बुला के लेके आएँ। किसी भी कंडीशन में आपको विक्टिम को अकेला नहीं छोड़ना है और जो आपके साथ है आप उसको कह सकते हैं कि वो मेडिकल कंडीशन बुला के लाए और जो भी अगर उसे कोई मिलता है तो वो आपको इन्फॉर्म ज़रूर करे कि कोई मेडिकल हेल्प आ रही है या नहीं आ रही है। ग्लव्स है तो ग्लव्स पुट अप कर सकते हैं, हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं। नहीं है तो आगे आपको प्रोसीड करना होगा। देन आप देखिए कि वो सही तरह से ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं, तो हम उसे रिकवरी पोज़ीशन में लाने की कोशिश करेंगे। पहले उसे रोल ओवर करेंगे, हेड को पीछे की तरफ मूव करेंगे, चिन को लिफ्ट करेंगे ताकि टंग टंग जो है वो पासेज को ना रोके और वो पर्सन ब्रीथ कर पाए। देन उसके बाद हम इस तरह से रिकवरी पोज़ीशन में उसे रखेंगे ताकि वो सही तरह से ब्रीथ कर पाए। टर्न करते वक़्त आपको ख़्याल रखना है, आप असिस्टेंट ले सकते हैं, विक्टिम को अकेला नहीं छोड़ना है। अगर वो वेट है, तो उसकी क्लोथिंग को रिमूव करना है, उसको ब्लैंकेट से कवर करना है, लेकिन बॉडी को ज़्यादा हीट अप नहीं करना है। ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में। अगर वो पर्सन ब्रीथ करना बंद कर दे तब आपको क्या करना है? 2 कंडीशन होती हैं। जब एक पर्सन कॉन्शियस होता है और अगर उसका एयरवे ब्रीथिंग चल रहा होता है तो हम उसे रिकवरी पोज़ीशन में रखते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस होता है, ब्रीथ नहीं कर रहा है तो हम उसे सीपीआर देते हैं। तो सीपीआर परफ़ॉर्म करना है, रिससाइटेशन परफ़ॉर्म करना है। रिससाइटेशन कब तक परफ़ॉर्म करना है? जब तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती या फिर आप ओवर एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं या वो कंडीशन अनसेफ हो जाती है कि आप सीपीआर को परफॉर्म करें। नेक्स्ट इज स्ट्रोक। व्हाट इज स्ट्रोक? तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक ब्रेन इंजरी होती है और एक सडन इंजरी होती है। होती क्यों है? जब ब्लड का पासेज हमारे ब्रेन तक रुक जाता है तो उस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है। व्हाट इज ब्लड क्लॉट? जब खून हमारा जम जाता है तो उसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। कोई छोटा सा सेक्शन या छोटा सा पार्ट जब जम जाता है, दैट इज द क्लॉट। तो ये कहाँ-कहाँ फ़ॉर्म हो सकता है? यहाँ इस तरह से हार्ट में फ़ॉर्म हो सकता है, जिसकी वज़ह से क्या होगा, जो हार्ट है, वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाने का काम करता है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा और ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुँचेगा, जिसकी वज़ह से इंजरी हो सकती है। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो ब्लड स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम के अंदर खून जम सकता है, ब्लड का क्लॉट बन सकता है, जिसकी वज़ह से ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा। थर्ड कंडीशन, ब्रेन की जो माइनर आर्टरीज होती हैं, क्लॉट यहाँ तक पहुंच जाए और यहाँ पे आके स्ट्रोक हो जाए और वहां पर ब्रेन में आपके ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो इस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक इज अ रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू अ डिस्टरबेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। तो एकदम से जो ब्रेन है वो फंक्शन करना बंद कर देगा क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है।
क्यों हो सकता है? ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, ब्लड क्लॉट की वजह से हो सकता है। तो ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता, वो पर्सन मूव नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई स्ट्रोक से अफेक्ट हो रहा है, तो हमें एक प्रिंसिपल रूल याद रखना है, दैट इज फास्ट। इसको हम फास्ट कहते हैं, और फास्ट का मतलब होता है फेस, आर्म, स्पीच एंड ट्रांसपोर्ट। इसको अगर इलेबोरेट करें तो स्ट्रोक के पर्सपेक्टिव से हमने इसका ये मीनिंग रखा है। तो एफ से हमें क्या करना है? एफ से हमें उस पर्सन को कहना है कि वो स्माइल करके दिखाए, अपने टीथ दिखाए। अगर उसका चेहरा एक तरफ क्रूड लगता है या फिर डाउन ड्रूपिंग लगता है, तो इसका मतलब उसको स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे हैं। हो सकता है उसके माउथ से सलाइवा भी बाहर आ रहा हो। सेकंड इज ए। ए से हमें क्या करना है? उस पर्सन को कहना है कि वो आर्म को लिफ्ट करे। अगर वो दोनों आर्म को लिफ्ट कर पा रहा है, देन दैट इज नॉट द कंडीशन ऑफ स्ट्रोक। लेकिन अगर आर्म एक तरफ ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है उस फंक्शन को परफॉर्म करने में। तो जनरली स्ट्रोक में क्या होता है, वन साइड ऑफ द जो बॉडी होती है वो कभी नॉन फंक्शनिंग हो जाती है या कभी कभी पैरालाइज्ड भी हो जाती है। देन एस फॉर स्पीच। तो वो कितना स्पीक कर पा रहा है, कितना बोल पा रहा है। आप उससे बोलने के लिए कहेंगे कि क्या वो बोल पा रहा है या वो नहीं बोल पा रहा है, तो स्पीच से हम पता लगाएंगे। टी इज द ट्रांसपोर्ट। अगर ये तीनों चीजों में आपको फील होता है कि उसको स्ट्रोक के सिम्टम आ रहे हैं, तो आप ट्रांसपोर्ट को अरेंज करेंगे, किसी को आसपास हेल्प के लिए बुलाएंगे, शाउट करेंगे, नियरेस्ट जो हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, विक्टिम को सीधे बैठने के लिए कहेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो उसे रिकवरी पोजीशन में रखेंगे, पर्सन को रिलैक्स होने के लिए कहेंगे और उसे उस कंडीशन के बारे में जेंटली बताएंगे। कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, ओवरडू नहीं करना है। उस पर्सन को खाने को कुछ नहीं देंगे और उसकी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेंगे। नाउ फिट्स, कन्वर्जन्स एंड सीजर। तो फिट्स क्या होते हैं, कन्वर्जन्स क्या होते हैं और सीजर क्या होते हैं? ये तीनों नाम एक ही चीज के सिनोनियम कहे जा सकते हैं। अनकंट्रोल मूवमेंट होता है, एक पर्सन जो है वो सडनली शेक होने लगता है और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कई रीजन से आपको सीजर्स या फिट्स आ सकते हैं। किसी बीमारी से, बहुत तेज बुखार से, पॉइजनिंग हुई हो अगर अल्कोहल से, या किसी ड्रग से पॉइजनिंग हो, कोई ब्रेन इंजरी हो या ट्रॉमा हो। तो जो अनकंट्रोल इलेक्ट्रिक फायर होती है दिमाग के अंदर, उसकी वजह से आपको सीजर्स या फिट हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज एपिलेप्सी? एपिलेप्सी एक बीमारी है। दिस इज अ मेंटल प्रॉब्लम, दिस इज द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, और इसमें आपको दौरे आते हैं, यानी कि आपको सीजर्स या फिट्स आते हैं। इसे आम भाषा में मिर्गी भी कहा जाता है। तो एपिलेप्सी क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती और बार बार आपको सीजर्स आने लगते हैं। तो इस तरह से कोई पर्सन बेहोश हो सकता है, गिर सकता है। आप किसी इंडिविजुअल को किसी मार्केट प्लेस में देख सकते हैं कि इस तरह से सीज़र आया है, वो शेक होने लगेगा, उसके माउथ से हो सकता है फ्रोथ निकलने लगे, फोम निकलने लगे, और वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो ऐसा आप कंडीशन देख के थोड़ा-सा वियर्ड भी फ़ील कर सकते हैं। क्या आपको इंक्वायर करना है तो आप सिम्पटम्स देख सकते हैं कि क्या सडन अनकंट्रोलेबल शेकिंग है, वो फ्लोर पर गिर गया है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, माउथ से फोमिंग हो रही है, और वो कुछ समय पहले से ही ऐसा बताएगा कि उसको कुछ अलग तरह की स्मेल आ रही है, उसको टेस्ट अलग आ रहा है, वो अलग फील कर रहा है, तो हो सकता है उसको सीजर आने वाला है। तो टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर की वजह से अगर होता है तो वो रेडिश दिखने लगेगा। आपको क्या करना है, अगर किसी को सीज़र आता है तो सबसे पहले सेफ्टी देखनी है। आस-पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी है जो उसे हर्ट कर सकती है, इंजर कर सकती है, उसके लिए हार्मफुल हो सकती है, तो हम आस-पास से चीज़ें हटाएँगे और जो भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं उनको दूर कर देंगे। फर्स्ट एड कैसे देंगे? सारे ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करेंगे, वॉच वगैरह, फ़ोन वगैरह, इस तरह के हार्ड ऑब्जेक्ट्स को आप उससे दूर कर देंगे।
देन उसको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, रिस्ट्रेन नहीं करना है, आसपास ज़्यादा क्राउड को गैदर नहीं होना है, उसको सफोकेट नहीं होना चाहिए। तो विक्टिम के हेड के नीचे एक सॉफ्ट कुशन रखनी चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। तो इस तरह से आप एक कुशन प्लेस कर सकते हैं। अगर कुशन अवेलेबल नहीं है तो आप कपड़ों को फोल्ड करके उसके सर के नीचे रख सकते हैं। देन उसकी ब्रीदिंग को प्रॉपर रखना है कि वो ब्रीथ कर पाए। तो आप उसके क्लोथ्स को थोड़ा सा लूज कर सकते हैं, टाई हटा सकते हैं, बटन्स को ओपन कर सकते हैं। तो नेक के अराउंड उसको रिलैक्सेशन फील होनी चाहिए। माउथ के अंदर कुछ भी पुट अप नहीं करना है, किसी भी तरह की चीज़ आपको उसके मुँह के अंदर इंसर्ट नहीं करनी है। आपको अपनी फिंगर भी उसके माउथ के अंदर इंसर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चाइल्ड है जिसको सीज़र आए हैं तो आप क्या करेंगे? ब्लैंकेट या क्लोथिंग हटा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा ठंडा ना पड़ जाए। पिलो रख सकते हैं, उस पर्सन को, उस चाइल्ड को रिकवरी पोज़ीशन में रख सकते हैं। अगर रिकवरी पोजीशन में वो अच्छा हो जाता है और फिर स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके साथ रहना है जब तक उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो जाती है। सारे पर्सन जो भी आसपास लोग हैं उनको रीएश्योर करना है। उस विक्टिम को कुछ खाने को जल्दी से नहीं देना है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का अरेंजमेंट करना है ताकि नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी में उसको पहुंचाया जा सके। तो सीज़र में क्या-क्या करना है? कुशन रख सकते हैं, टाइट कपड़ों को लूज़ करना है, रिकवरी पोज़ीशन में रख सकते हैं, कोई भी चीज़ खाने के लिए नहीं देनी है, आईडी दे सकते हैं ताकि आपको पता चले कि वो पर्सन कौन है, उसकी आइडेंटिटी आपको पता चले। उसको होल्ड डाउन नहीं करना है, ज़्यादा रिस्ट्रेन नहीं करना है। जैसे ही सीज़र एंड हो जाता है, तो आप उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी में पहुँचा सकते हैं। दीज़ आर द रेफरेंसेस। थैंक यू एवरीवन।